हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी कंसीव करने के लिए कितना स्पर्म ज़रूरी है। आजकल मैंने अक्सर पेशेंट में देखा है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। हमारी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, यानी कि हम आरामदायक ज़िंदगी पसंद कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमने डाइट चेंज कर ली है, फ़ास्ट फूड की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, फ़िज़िकल वर्कआउट कम कर रहे हैं, जिस वजह से मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। देखो, सबसे पहले अगर आपको अपना स्पर्म काउंट नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितना स्पर्म जनरेट हो रहा है, तो आप एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराइए, ठीक है? उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी कैसी है। तो नॉर्मल बेबी कंसीव करने के लिए जो स्पर्म चाहिए वो अकॉर्डिंग टू WHO 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जितना मैंने ओपीडी में पेशेंट देखे हैं या जिन पेशेंट से मैंने बात करी है, मुझे लगता है कि अराउंड आपका स्पर्म 20 टू 25 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, तो बेबी कंसीव ईज़िली हो जाता है। इसके साथ-साथ आपका स्पर्म काउंट तो नॉर्मल होना चाहिए, साथ में स्पर्म की मोटिलिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए। ये तो बात हो गई आपके स्पर्म काउंट की, इसके साथ-साथ आपके स्पर्म की मोटिलिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि आपके स्पर्म का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। अगर स्पर्म इमोटाइल हुए तो किसी काम के नहीं है, फिर चाहे वो 10 मिलियन या 50 मिलियन या 100 मिलियन ही क्यों ना हो। तो स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। साथ में उसकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए, यानी कि स्पर्म आगे की तरफ मूव करना चाहिए जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, यानी कि जब वेजाइना में हम डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद आपका स्पर्म स्ट्रेट जाना चाहिए ताकि एग को जाके वो फर्टिलाइज़ कर सके और जिससे आपकी वाइफ़ प्रेग्नेंट हो सकती है। इसके साथ स्पर्म में एक चीज़ और आती है मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में आपका स्पर्म में हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। ये तीनों चीज़ें आपकी लगभग ठीक होनी चाहिए। अगर मान लो हेड डैमेज है तो स्पर्म सही से एग को जाके फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा, तो वही बात है कि आपकी वाइफ़ कंसीव नहीं कर पाएगी। अगर मिडिल पीस डैमेज है तो स्पर्म को पावर ही जनरेट नहीं होगी, तो वो आगे मूव ही नहीं करेगा। और अगर टेल डैमेज है तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी, स्पर्म इधर-उधर भागेंगे, जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहिए था स्पर्म को वो नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइज़ेशन में दिक्कत आएगी। तो ये बात हो गई आपके स्पर्म काउंट की, स्पर्म की मोटिलिटी की, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की। अब आपने रिपोर्ट में 2 चीज़ें और देखी होंगी मेनली, एक तो ओलिगोस्पर्मिया और एक एज़ोस्पर्मिया। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ओलिगोस्पर्मिया यानी कि आपका स्पर्म 16 मिलियन पर ml से कम है। ऐसे कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इस केस में स्पर्म काउंट बढ़ाना आसान होता है। अब सेकंड पॉइंट है एज़ोस्पर्मिया। तो एज़ोस्पर्मिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी कि आपका स्पर्म अगर निल हो चुका है तो इस कंडीशन को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इस केस में स्पर्म काउंट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से आप स्पर्म काउंट बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे आपको ओलिगोस्पर्मिया की दिक्कत हो या एज़ोस्पर्मिया की दिक्कत हो। तो अगर आपके भी स्पर्म कम है या आपके पास सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए, आपका भी स्पर्म काउंट बढ़ सकता है, आप भी फादर बन सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही।